तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि कल हम वापस से लाइव आने वाले हैं, वो भी अपने गेमिंग चैनल पर। तो जिसने भी गेमिंग चैनल को अभी तक विजिट नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारे गेमिंग चैनल को चेकआउट कर सकते हो और वहाँ पर हमारे साथ बातचीत भी कर सकते हो। तो चलो अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि योवान को देखते हुए बोलता है, योवान बहुत समय हो गया तुम्हें ना देखे हुए, तुम कितनी ज्यादा चेंज हो गई हो, यहाँ तक कि मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाया। जिसके बाद फिर योवान बोलती है, आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं और भी ज्यादा अगली हो गई हूँ? जिसके बाद अपना फ्रांसिस घबराते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं ऐसा क्यों ही कहूँगा, बल्कि तुम तो अब और भी ज्यादा प्रीटी हो गई हो। और यहाँ पर ये बात सुनने के बाद योवान बोलती है, हाँ ये हुई ना बात, कम से कम उसकी आई साइट तो बढ़िया है। जिसके बाद वो सोचने लगती है अपनी पास्ट मेमोरी को, जहाँ पर अपना फ्रांसिस उसको ठीक कर रहा होता है। और उसके बाद फिर वो योवान को मॉन्स्टर से भी बचाता है। आखिरकार मैं ये क्या सोच रही हूँ, मुझे वो बातें याद क्यों आई जब हम एक दूसरे से मिले थे। फिर उसके बाद योवान बोलती है, फ्रांसिस तुम डार्क स्टार की ऑर्गेनाइजेशन में और कितने दिनों तक रुकने की सोच रहे हो? मेरा मतलब अगली बार तुम कहाँ जाने वाले हो? जिसके जवाब में फ्रांसिस बोलता है, क्या मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ? मैं डोंगहाई डंजन में और भी ज्यादा डीप जाना चाहता हूँ। जितना सुनने के बाद योवान बोलती है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम डोंगहाई डंजन की वजह से यहाँ पर आए हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है डोंगहाई डंजन के डीप में कितना ज्यादा डेंजर हो सकता है? वहाँ पर एक ए रैंक का मॉन्स्टर भी हो सकता है, उसी सरपेंट की तरह। भले ही तुम एक इंटरमीडिएट स्टार जनरल से कमजोर ना हो, लेकिन फिर भी वो एक वेस्ट एबिस पिट होल है, जहाँ उस सरपेंट मॉन्स्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ तक कि एस रैंक मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन उसके बाद भी अपना फ्रांसिस बोलता है, मैं डोंगहाई डंजन के डीप में जाने की बात को अच्छे से समझता हूँ, जो कि मेरी करंट कॉम्बैट एबिलिटी से तो काफी ज्यादा दूर है। लेकिन योवान, मुझे अपने फादर के नेम को क्लियर करने के लिए वहाँ पर जाना ही होगा, उस डंजन के अंदर। इसका मतलब मैं जरूर से जाऊंगा। अच्छा, जो तुम्हारे फादर हैं, मतलब कमांडर जो होई, मैं समझती हूँ, लेकिन फ्रांसिस तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, वहाँ पर बहुत ज्यादा डेंजर है। बट तभी अपना फ्रांसिस बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही साथ ये बात अपने ओल्ड मैन भी रिपीट करते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर योवान ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए बोलती है, लेकिन क्यों? लेकिन यहाँ पर योवान के इंटेंशंस को समझते हुए अपना फ्रांसिस बोलता है, योवान तुम वहाँ पर नहीं जा सकती, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद ओल्ड मैन भी भागते हुए बोलते हैं, हाँ मिस वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम वहाँ पर नहीं जा सकती क्योंकि वो डीप एरिया बहुत ज्यादा डेंजरस है। बट उसके बाद योवान बोलती है, ठीक है, जिस तरीके से तुम लोग कह रहे हो, क्या तुम लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और एक एडवांस स्टार जनरल जिसके पास खुद का कोई वॉर गॉड कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है, क्या वो डंजन के नीचे जाने में क्वालिफाई नहीं हो पाएगा? लेकिन इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस और ओल्ड मैन दोनों ही घबराते हुए बोलते हैं, नहीं हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। तो फिर बताइए अंकल मिंग, आखिरकार हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या आप मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे जब हम एक साथ जाएंगे? और अब यहाँ पर एक साथ का नाम सुनकर ओल्ड मैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। क्या मिस का साथ देते हुए मुझे भी डोंगहाई डंजन के डीप में जाना होगा? क्या इसका मतलब ये है कि मैं उस पर्सन का एक बॉडीगार्ड बन के रहूंगा? लेकिन तभी हम देखते हैं योवान आगे बढ़ते हुए ओल्ड मैन से बोलती है, अंकल मिंग ये ठीक है ना, आप मेरा साथ क्यों नहीं देते? मुझे ये मत कहिए कि आप मुझे अकेले जाते हुए देखना चाहते हैं। जिसके बाद फिर अपना ओल्ड मैन बोलता है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मन में ओल्ड मैन बोल रहे होते हैं, पागल हूँ मैं, पागल हूँ, आखिरकार मैं इस चीज के लिए एग्री क्यों हो गया? और एग्री करवाने के बाद यहाँ पर योवान साइड में खड़े होकर सोच रही होती है, अंकल मिंग के होते हुए, अंकल मिंग जब एक ऐसा बॉडीगार्ड जाएंगे तो फ्रांसिस की सिक्योरिटी थोड़ी सी हाई हो जाएगी। बट उसके बाद अपना फ्रांसिस बोलता है, योवान तुम, लेकिन तभी बीच में योवान बात को काटते हुए अंकल को आगे बढ़ाकर बोलती है, मुझे पता है अंकल मिंग मुझे सबसे अच्छा मानते हैं, तो हमें तैयारी करनी चाहिए, इसे एक ट्रेनिंग की तरह मानो। लेकिन मिस, बट यहाँ पर ये बात रोकते हुए ओल्ड मैन गुस्सा करते हुए सोचने लगते हैं, फ्रांसिस ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। यहाँ पर मिस डोंगहाई डंजन के अंदर डीप में जाने की बातें कर रही हैं। मिस पहली बात तो मिस यहाँ पर डोंगहाई डंजन तक आई और अब मुझे साथ लेकर जाने पर जोर दे रही हैं। इसका मतलब ये है शायद से उनकी प्लानिंग यहाँ पर इस पर्सन को प्रोटेक्ट करवाना है। बट तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डार्क स्टार को, जहाँ पर अपना फ्रांसिस कमरे में बैठकर किसी चीज को देखकर बोल रहा होता
बताता है भले ही अब मेरे पास एडवांस स्टार जनरल जैसे अंकल मिंग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे फुली प्रिपेयर हो जाना चाहिए योवान के साथ डोंगहाई डंजन को ढूंढना। मैंने तो इस बारे में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यहाँ पर ये बात बोलते हुए अपना फ्रांसिस पास्ट मेमोरीज को सोचने लगता है, लेकिन तभी वो घबरा कर बोलता है ये मैं क्या सोचने लग गया हूँ। बट तभी हम देखते हैं सामने खड़े होते हैं अपने ओल्ड मैन अंकल मिंग। नो एक्सपर्ट, अब तो बहुत ज्यादा देर हो गई। बट तभी हम देखते हैं अंकल मिंग बोलते हैं बच्चे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन यहाँ पर अपना फ्रांसिस सिर्फ एक बात को लेकर परेशान होता है, अंकल मिंग ये काफी ज्यादा लेट है, आखिरकार आपने मुझे कैसे ढूंढा। और इस बात को बोलते हुए फ्रांसिस बताता है अंकल मिंग का ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर यहाँ पर कॉम्बैट एबिलिटी की बात करी जाए तो अंकल मिंग एडवांस स्टार जर्नल में बिल्कुल टॉप पर होंगे। बट उसके बाद यहाँ पर ओल्ड मैन बोलना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो मुझे मू फैमिली की तरफ से रिप्रेजेंट करना होगा। तुम्हारा शुक्रिया योवान को 2 बार बचाने के लिए, लेकिन मुझे तुम्हें एक वार्निंग देनी है, तुम और मिस योवान एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हो। बट तभी फ्रांसिस बताता है अंकल मिंग शायद से आपने गलत सोच लिया, योवान और मेरे बीच वैसा कोई भी रिलेशन नहीं है जैसा कि आप सोचते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अंक अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलते हैं क्या मैंने गलत समझा, मैंने मिस को बड़े होते हुए देखा है और उन्होंने अपने ऑपोजिट जेंडर के लिए कभी भी इतना कुछ नहीं किया, लेकिन वो फिर भी मुझे बॉडीगार्ड बना रही हैं और तो और डोंगहाई डंजन के डीप में भेजने की बातें कर रही हैं। जितना सुनने के बाद फ्रांसिस को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो योवान। बट तभी बात करते हुए ओल्ड मैन वापस से बोलते हैं मिस के साथ तुम्हारा रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं है और जिंगनिंग सिटी के एक्सीडेंट को एक्सपीरियंस करने के बाद तुम हमारे फैमिली मैटर को उतने अच्छे से नहीं समझ सकते, क्योंकि जो मिस की पोजीशन है उनकी फैमिली के अंदर वो बहुत ज्यादा डेंजरस है और तुम्हारी आइडेंटिटी खुद में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम जोउ होई के बेटे हो, ये आइडेंटिटी सच में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और साथ ही साथ डोंगहाई मॉन्स्टर इंसिडेंट में बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम दोनों एक साथ रहना चाहते हो तो ये एक दूसरे के लिए ही बहुत ज्यादा बेकार होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं डोंगहाई का नाम सुनकर फ्रांसिस बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्या आप डोंगहाई मॉन्स्टर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी जानते हैं। और उसके बाद फिर अंकल मिंग बोलते हैं मैं पूरी तरीके से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे फादर के जजमेंट से वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है, ये तो बिल्कुल पक्का है। और साथ ही साथ ओल्ड मैन मन में सोच रहे होते हैं जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, फादर इनोसेंट था और वो अभी भी जेल में बंद है, उस साल का सच मुझे जरूर से उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर वापस से अंकल मिंग फ्रांसिस से बोलते हैं अगर तुम सच में योवान के बारे में सोचते हो तो इस डोंगहाई डंजन के बाद तुम उससे दूरी बनाए रखना, यही तुम दोनों के लिए काफी अच्छा होगा। मैं इस बार तुम्हारे साथ चलूंगा, इसे मिस को बचाने का एक बदला चुकाना समझो, मैं और कुछ भी नहीं कहूँगा। यंग मैन इस बारे में ध्यान से सोचना। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर ओल्ड मैन वहाँ से चले जाते हैं। इस यंग पर्सन के पास सिर्फ इंटरमीडिएट स्टार जनरल जैसी कॉम्बैट एबिलिटी ही नहीं बल्कि ये साथ ही साथ एक बहुत बड़ा ट्रू जीनियस है। लेकिन अगर ये ज़ो हाई का बेटा नहीं होता तो ये मिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता, कितने अफसोस की बात है। और इतना सोचते हुए वहाँ से ओल्ड मैन चले जाते हैं। लेकिन अपना फ्रांसिस यहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनकर अब और भी ज्यादा अवेयर हो जाता है, चाहे अब कुछ भी हो जाए मुझे अपने फादर के लिए उन सभी केसेस की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, मेरे कंधों पर अब बहुत भारी बोझ है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से अपना ग्रेग आवाज करने लगता है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है लिटिल गाय। लेकिन तभी अचानक से फ्रांसिस किसी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो देखता है उसकी विंडो के सामने एक हेटेड पर्सन को। क्या ये पर्सन कोई घोस्ट है? होरैंड। वेल इसके साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि किसी चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ये क्या हो सकता है? क्या इस दुनिया में सच में भूत हैं? बट तभी सामने से आवाज आती है ये मैं हूँ और हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि हैट वाला हंटर होता है। ओह अच्छा तो ये आप हैं, इतनी देर रात तुम अचानक से मेरे सामने अपीयर हो गए। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या काम है। जिसके बाद फिर हेड हंटर बोलता है ये जगह हमारे कन्वर्जेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरे साथ चलो। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर हेड हंटर अपनी स्किल का यूज करते हुए काफी ज्यादा स्पीड में वहाँ से निकल जाता है और उसी के साथ अपना फ्रांसिस भी लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। इतनी देर रात अचानक से ये मेरे सामने अपीयर हो गया, क्या डार्क स्टार फिर से कोई सीक्रेट ऑपरेशन तो नहीं चलाने वाला? लेकिन ये बहुत ज्यादा तेज है जैसा कि एक स्टार वर्टन से उम्मीद की जा सकती है। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस पास्ट में हुई होली के साथ बातों को सोचने लगता है, जहाँ पर होली ने बताया था मुझे इस स्ट्रॉन्ग वर्टन के पूरे बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल एक शैडो की तरह है। लेकिन एक बात जो मैं जानती हूँ, ये मिस्टर हमारे डार्क स्टार के ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जर्नल्स में से एक हैं। हाँ शायद उसने सही बोला था, इस
पर्सन की कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि अंकल मिंग से भी ज्यादा, लेकिन फिर भी ये डार्क स्टार की शैडो क्यों बनना चाहता है। लेकिन इस पर्सन के फुटवर्क, ये फुटवर्क तो बिल्कुल सिमिलर है फ्लोटिंग स्टेप्स की तरह। और उसके बाद फिर यहाँ पर हेड हंटर पीछे फ्रांसिस को देखते हुए बोलता है बस इतना ही, मुझे लगता है यहाँ ठीक रहेगा। और उसके बाद फिर वो फ्रांसिस से बात करते हुए बोलता है, मैंने ये सुना है कि तुमने इस बार के रेस्क्यू मिशन का रिवॉर्ड अभी तक सेलेक्ट नहीं किया है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कौन सा रिवॉर्ड चूज करना चाहिए। बट उसके बाद हेडमैन बोलता है, जिस दिन हमने उस ए रैंक के मॉन्स्टर से लड़ाई की थी, मैंने तुम्हें फ्लोटिंग स्टेप्स का यूज करते हुए देखा था, लेकिन ये फुटवर्क तो बहुत पहले खो गया था, तुमने इसे कैसे सीखा। और फिर उसके बाद अपना फ्रांसिस बताता है, ये मुझे जिनिंग ट्रेडिंग सेंटर के ऑक्शन में मिला था, जिसके बाद फिर मैंने एक फ्रेगमेंट बुक के ऊपर बिड की और इसे सीखा। अच्छा, तो तुमने फ्लोटिंग स्टेप्स को फ्रेगमेंट बुक से सीखा। अब मैं शायद से कह सकता हूँ कि तुम टैलेंटेड हो और तुम्हारी बॉडी भी इस फुटवर्क के लिए बिल्कुल फिट है। बट अब इस कन्वर्जेशन को देखते हुए फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, ये रात में आया और मुझे बाहर जाने के लिए कहा, सिर्फ ये पूछने के लिए कि फ्लोटिंग स्टेप्स कहाँ से आया। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये पर्सन वॉर गॉड शुई से कनेक्ट है। बट तभी यहाँ पर हेडमैन अपना इंट्रोडक्शन देता है, मुझे सभी लोग मोलिंग कहते हैं, जुइशी जिनकी डेथ हो गई वो मेरे टीचर थे, और क्योंकि सिर्फ तुमने एक बुक से फ्लोटिंग स्टेप को सीखा है, तो इस वजह से अब तुम भी उनके एक सक्सेसर माने जाते हो, और इसी वजह से अब मैं तुम्हें यहाँ पर उसके बाकी के मतलब फ्लोटिंग स्टेप्स के बाकी के पार्ट्स की टिप्स दूंगा। लेकिन इस बात को सुनने के बाद फ्रांसिस भी थोड़ा शॉक हो जाता है, क्या आप मुझे फ्लोटिंग स्टेप्स के बाकी के पार्ट्स की टिप्स देंगे? ये एक वार गॉड रैंक के फुटवर्क का बाकी का हिस्सा है। सर, क्या आपके कहने का मतलब यही था? और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके लिए ग्रेटफुल रहूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर मोलिंग हाथ हिलाते हुए बोलता है, हे, तुम इतनी जल्दी से एक्साइटेड मत हो जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए गाइड करूंगा, और अगर तुम एक रात में फ्लोटिंग स्टेप्स की रियल स्ट्रेंथ तक पहुँच जाते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें एक सोर टेक्निक भी दूंगा जो कि इसी फुटवर्क के साथ आती है। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि तुम इसे सीखते हो या फिर नहीं, तुम्हें कल जाकर अपने रिवॉर्ड को क्लेम करना होगा। तो बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? पूरी एक रात? चलो, ये मेरे लिए काफी है, डील डन करते हैं। ओहो, मैं देख सकता हूँ तुम कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, लेकिन एक जीनियस को इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम बाद में भी इसी कॉन्फिडेंस को मेंटेन कर रखोगे। तो चलो अब ध्यान से देखो। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर मोलिंग अपने पैरों में स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद फिर वो काफी ज्यादा स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। और उस स्पीड को देखने के बाद तो यहाँ पर फ्रांसिस भी शॉक होते हुए बोलता है, ये है फ्लोटिंग स्टेप्स की ट्रू पावर। और हम देख सकते हैं यहाँ पर मोलिंग 1% भी दिखाई नहीं देता। अगर मैं यहाँ पर फुटवर्क को सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लेता हूँ तो मैं इजीली ब्लैक सरपेंट के अटैक्स को डॉज कर सकता हूँ। ये तो एक रियल फ्लोटिंग स्टेप्स हैं। और अगर मैं यहाँ पर सक्सेसफुली अपने फुटवर्क को अच्छे से कल्टीवेट कर लेता हूँ, ये फ्लोटिंग स्टेप्स तो एक असली वॉर गॉड रैंक के फुटवर्क हैं। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर मोलिंग वापस से फ्रांसिस के सामने आ जाता है। चलो, अब मेरे फुटप्रिंट्स का यूज करो और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करो, लेकिन याद रहे सिर्फ तुम्हारे पास एक रात है, जिसके बाद फिर मैं कभी भी तुम्हें दोबारा से गाइड नहीं करूंगा। जितना सुनने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी जोश में बोलता है, ओके सीनियर, आपका शुक्रिया। और सीनियर, असली फ्लोटिंग स्टेप्स के साथ आखिरकार कौन सी सॉर्ट टेक्निक है? क्या वो भी एक गॉड वॉर रैंक की टेक्निक है? क्या तुम यहाँ पर अपने टैलेंट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो? तो जाओ, पहले तुम अपने फुटवर्क को अच्छा करो, उसके बाद मैं इसके बारे में तुम्हें बता दूंगा। लेकिन तभी फ्रांसिस सोचने लगता है, ये गॉड वॉर रैंक की टेक्निक नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, क्योंकि ये है शैडो स्टेप सोर्ड। ये असली फ्लोटिंग स्टेप्स के साथ शैडो स्टेप सोर्ड एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। रुको, क्या ये क्या हो रहा है? यहाँ पर अपना फ्रांसिस सिस्टम को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। एबल टू डिटेक्ट, ये अचानक से आखिरकार ग्रे को क्या हो गया है और इसे एबल टू डिटेक्ट की फॉर्म में क्यों लिखा है? और फिर तभी हम देखते हैं सिस्टम में फ्लोटिंग स्टेप्स के आगे एबल टू डिटेक्ट लिखा होता है। सिस्टम, इतने ज्यादा क्रूशियल टाइम के दौरान तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर उसके बाद अपना फ्रांसिस बोलता है, ठीक है, अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे अपने ऊपर ही रिलाई होना पड़ेगा। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, भले ही मेरे पास वॉर गॉड सिस्टम की मदद ना हो, लेकिन मेरे पास ओरिजिनली फ्लोटिंग स्टेप्स की फाउंडेशन है, वो भी टीचर्स की गाइडेंस एंड टीचिंग के साथ। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस अपनी लाइटनिंग स्टेप का यूज करना स्टार्ट कर देता है। पूरी एक रात के टाइम में असली फ्लोटिंग स्टेप्स के टॉप पर पहुँचना ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। चलो, सबसे पहले प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर मोलिंग और अपना ग्रे एग दोनों के दोनों ही बैठकर फ्रांसिस की प्रैक्टिस को देख रहे होते हैं, जहाँ पर अपना ग्रे एग फ्रांसिस की ट्रेनिंग को कुछ ज्यादा ही गौर से देख रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं धीरे धीरे यहाँ पर सुबह होने लगती है और अपने फ्रांसिस की हालत
हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने लगभग पूरी एक रात तक ट्रेनिंग की, लेकिन फिर भी मैंने इसके बारे में थोड़ा भी नहीं समझा। क्या यहाँ पर वॉर गॉड रैंक के फुटवर्क को कल्टीवेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और जो मेरा टैलेंट है क्या वो इसके लिए इनफ नहीं है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर मोलिंग को, जो कि फ्रांसिस को देखते हुए मन में सोच रहा होता है, मैंने ये सोचा था फ्रेगमेंट बुक में से देखकर सीखने वाले लोगों में से थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ एक रात में ही फ्लोटिंग स्टेप्स को समझना ये शुरुआत से ही बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मोलिंग भी जाते हुए बोलता है, चलो अब लगभग सुबह हो चुकी है, तुम्हारे पास अब और टाइम नहीं है, तुम बस यहीं तक जा सकते हो। जिसके बाद फिर वो साथ ही साथ मन में बोलता है, क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, इस वजह से तुम वॉर गॉड के सक्सेसर में क्वालिफाई नहीं हो सकते। बट तभी हम देखते हैं फ्रांसिस खड़ा होता है और पीछे से बोलता है, सर प्लीज रुको, मुझे पता है कि यहाँ पर मेरा टैलेंट काफी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बाकी के दूसरे लोगों से ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाले एपिसोड खत्म होते हैं। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा, और अगर अब आपको न्यू मांगा देखना है तो आप हमारे न्यू चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।